हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एवेंजर्स। और आज के इस लेक्चर में जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है एक नई सीरीज क्लास 10th के लिए 10 मिनट्स का रैपिड रिवीजन और एग्जाम से पहले एक ये सीरीज जो आपको जरूर देख के जाना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो एक बात है ना भाई, 10 मिनट के अंदर यहां पे हम टाइमर करेंगे स्टार्ट। और आज हम चैप्टर करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और लास्ट में, स्पेशली लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक उन क्वेश्चंस को देखने के लिए। और यहां पे हम करते हैं अपना टाइमर स्टार्ट। और सबसे पहली चीज हम क्या जानेंगे, कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ग्राफिकल मेथड के बारे में जानेंगे, अलजेब्रिक मेथड के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं यहां से वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो ज्यादा मार्क्स के सवाल आते हैं। सबसे पहली चीज, आखिरकार लीनियर इक्वेशन होता क्या है मुझे जानना पड़ेगा। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर होनी चाहिए 1। इक्वेशन यानी कि वहां पे एक इक्वल साइन होना चाहिए। मैं बात करता हूं टू वेरिएबल्स की, यानी वहां पे दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे कि एक्स एंड वाई। तो अगर मुझे एक इक्वेशन यहां पे बनानी है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें मेरा ए और बी 0 के बराबर नहीं होंगे। याद रखना बच्चे, ए और बी 0 के बराबर नहीं होंगे, वरना ये मेरे वेरिएबल्स यहां पे चले जाएंगे। ए और बी मेरे यहां पे रियल नंबर्स हैं और एक्स एंड वाई मेरे पास यहां पे वेरिएबल हैं। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा बच्चे, मेरे पास दो इक्वेशंस रहने वाली हैं। सबसे पहली चीज, यहां पे मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2, यहां पे c1 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही मैं इनको सेटिस्फाई करूंगा, इनको सॉल्व करूंगा, मेरे पास यहां पे आ जाएगा इनको सॉल्यूशन। तो आपको एक जनरल लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल ही गया होगा कि एक जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म क्या होता है। अगेन याद रखना, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अगर मुझे यहां पे दो दी हुई हैं इक्वेशंस, जैसे कि यहां पे मुझे दो दी हुई हैं इक्वेशंस, और मैं उनको सॉल्व कैसे करूंगा, तो याद रखना बच्चे, अगर मैं इनका ग्राफिकल मेथड देखता हूं, सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, और मैं पहली जो मेरी इक्वेशन है मैं उसको इस तरीके से प्लॉट करता हूं, है ना, और दूसरी को मैं प्लॉट करता हूं इस तरीके से, और मुझे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती दिखाई देती हैं, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो इनका एक सॉल्यूशन रहने वाला है। सिमिलरली अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल रहती हैं तो यहां पे इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। और अगर टू कोइंसिडेंट लाइन है, यानी एक के ऊपर एक रहती हैं, तो इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन रहने वाले हैं, जो कि अभी मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं, एक मेरे पास ये रही, दूसरी ये रही, तो एक सॉल्यूशन है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर कोइंसिडेंट लाइन है कि एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन इसी के ऊपर लाई कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होगा भाई, इनफिनिट सॉल्यूशन। और अगर मैं यहां पे आता हूं, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये कभी आपस में मीट नहीं कर रही है, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन वाला केस। अब यहां पे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लाइंस इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, और अगर नो सॉल्यूशन का केस हो गया तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, मतलब वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। इस चीज को जरा याद रखना। दूसरे हमारे अलजेब्रिक मेथड्स रहते हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं। पहली क्या रहती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सी कोई कांस्टेंट है ना, यहां पे मान लो a1 है ना, फिर यहां पे a2x प्लस b1, यहां पे b2y प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। मैंने यहां से मान लो y की वैल्यू निकाल ली, है ना, y की वैल्यू जो मैंने यहां से स्पेसिफिकली निकाली उसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये सारा मेरा यहां पे x की टर्म्स में हो जाएगा। तो यहां से मैं x को निकाल लूंगा, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो मैं वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि मैंने यहां पे से किसी को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो, जिसकी वजह से ये वाला मेरा टर्म कट गया, तो x x रह गया, तो यहां से मैंने एक तरीके से उनको एलिमिनेट कर दिया है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। और एक तीसरा स्पेशल केस रहता है, जहां पे मान लो आपकी जो चीज है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रही है, वहां पे क्या करना है, आप एक उनको कुछ लेट कर लो।
मान लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन वन इक्वेशन आर इंटरचेंजेबल, तब आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई को आपने ए के बराबर मान लिया, एक्स माइनस वाई को आपने बी के बराबर मान लिया। इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल भी लास्ट में होमवर्क के तौर पर देने वाला हूं, जिसमें आप उनको ए मान लेंगे और इनको बी मान लेंगे और फिर आप इनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये रहा बच्चे आपके लिए एक स्टार चीज जो आपको याद रखनी है। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपका a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 को। अगर कंसिस्टेंट अगेन सिस्टम है जिसमें मेरे पास यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि लाइन ओवरलैप कर रही है, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 ये बराबर रहने वाले हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स की बात हो रही है और कांस्टेंट की बात हो रही है, याद रखना। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि मेरे पास यहां पे नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के केस में क्या रहने वाला है, यहां पे c जो है ना सिर्फ ये बराबर नहीं होगा, ये बाकी के बराबर रहने वाले हैं। इसके ऊपर गारंटेड एक एमसीक्यू आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं जहां पे आपको इनको सॉल्व करके बताया गया है कि ये रहने वाला है, दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है। फिर अगर ये एग्जांपल है मेरे पास कोइंसिडेंट लाइंस है तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि एक के ऊपर एक। फिर मेरे पास यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस, तो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन रहने नहीं वाला है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम कैसे आने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। एज प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एंड डिजिट्स आने वाला है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड टाइम डिस्टेंस आने वाला है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथमेटिक्स ये आने वाला है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आने वाला है। इनमें से कुछ मैं आपको सॉल्व आज ही अभी करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ आंसर देना। ये देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये रही। अब पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। दैट मींस -3x यहाँ पे -6y + 1 = 0। अब ये मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैं माइनस साइन कॉमन भी ले सकता हूँ, 3x है ना +6y - 1 = 0। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखो अगर इसका कोफिशिएंट है a1 तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 मुझे ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया 1, वहां पे हो गया 3, तो ये हो गया 1/3। फिर हो गया 2, यहाँ पे हो गया 6, तो 2/6 यानी अगेन 1/3 मेरे पास यहाँ पे आ गया है। और फिर है मेरे पास 5 और इधर है मेरे पास -1, तो 5/-1 मेरे पास यहाँ पे -5 मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मींस इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला, क्योंकि सी वाला पार्ट मेरा इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। क्लियर है कि नहीं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। मुझे यहां से x - y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड करना है। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दूंगा, y से y मेरा यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 और उसको मैं यहां पे पुट करके किसी में से भी y की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम मेरे पास आ चुका है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of son। अब मान लेता हूं कि जो मेरा सन है अगर उसकी एज को मैं x ले लेता हूं तो एज पर इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, फादर की एज है y और y जो है मेरा 3 times more than 3 years एज ऑफ सन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या चीज है, आफ्टर 10 years है ना, मतलब 10 years मोर यानी कि कितने साल बाद यहां पे गिवन है, 3 years आफ्टर, यानी यहां से 3 साल बाद, यानी कि आज से अगर 3 साल बाद मैं देखूंगा जिस बच्चे की एज x थी वो x + 3 हो जाएगी और जिसकी एज y थी वो y + 3 हो जाएगी। अब मुझे आगे क्या गिवन है, 10 years more than twice the age of sun, 10 years more than twice the age of sun। ये मेरे पास यहां पे दूसरी इक्वेशन बन के आ चुकी है। सो आई होप इन दोनों को सॉल्व करके मैं इजीली यहां पे अपना आंसर निकाल सकता हूं। और सॉल्विंग कैसे होगी वो मैं आपको तरीका बता चुका हूं। जो नेक्स्ट मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, इसको जरा ध्यान से देखना। स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर। अब आगे क्या बोला गया, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मेरी यूनिफॉर्म है यहाँ पे। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, यानी कि जो स्पीड है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया है बाय 6 km/h, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, यानी कि जो मेरा टाइम था वो मुझे 4 hours कम लगने वाला है, लेस देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन
वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर जो मेरी ट्रेन की जो स्पीड है उसको 6 किलोमीटर पर आवर से मैंने स्लो कर दिया, जैसे यहां पे मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी थी और अगर मैंने स्लो कर दिया यहां पे, तो यहां पे मुझे जो टाइम लगने वाला है वो 6 आवर्स मोर टाइम लगने वाला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अगर मुझे जर्नी की लेंथ निकालनी है तो सबसे पहली चीज डिस्टेंस क्या होता है भाई, मेरा डिस्टेंस होता है यहां पे स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता है यहां पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे टाइम के टर्म्स में चीजें गिवन है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई मेरा टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है वो अगर मैंने एल ले लिया है, अगर मैंने टोटल लेंथ एल ले लिया है और अगर मैंने टोटल यहां पे जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसको मैंने एक्स ले लिया है, तो यहां से मेरा टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखो मेरा टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। अब इस केस में मेरा डिस्टेंस हो गया है एल। अब जो मेरी स्पीड है, ध्यान से देखो, जो मेरी स्पीड है उसको मैंने 6 से ज्यादा ऐड कर दिया है, यानी कि नॉर्मली तो मेरा ये केस रहता, बट अब जो मेरा स्पेशल केस बन गया है मैंने उसको स्पीड को इंक्रीज कर दिया है, यानी x+6 हो गया है, जिसकी वजह से अब मुझे टाइम जो है कम लग रहा है, यानी ये वाला जो टाइम है वो मेरा कम है, याद रखना। अगर ये वाला टाइम मेरा कम है तो इसमें अगर मैं जो कम टाइम उसको ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वाला टाइम मेरा कम था और इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये बराबर हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास यहां से आ चुकी है और टाइम भी समाप्त होने वाला है या फिर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और समय लूंगा, दूसरी इक्वेशन मेरी वहां से आने वाली है। ओरिजिनली मेरे पास टाइम क्या था, मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, स्पीड को कम कर दिया है। अगर मैंने स्पीड को कम कर दिया है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तो ये टाइम मेरा ज्यादा हो गया। अगर ये वाला टाइम मेरा ज्यादा है तो अब मेरे को 6 घंटे ज्यादा लग रहा है। अब इनको मुझे बराबर करना है तो मुझे 6 घंटे यहां पे इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं 6 घंटे यहां पे ऐड कर रहा हूं। ये आ चुकी है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है, जो कि अब आप लोग इजीली कर सकते हो। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से मुझे निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। मुझे एल की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है और इन दोनों क्वेश्चंस का, चाहे वो प्रेजेंट एज वाला फादर वाला क्वेश्चन हो या फिर स्पीड टाइम वाला आंसर हो, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लो। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।